हे गाइस, वेलकम बैक। वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया। हम आखिरकार एकदम नए सीजन के साथ लौट आए हैं, सीजन 2। एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन वाचिंग। मुझे सच में उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे और पूरा एक साथ देखेंगे। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मुझे 24 आवर्स के अंदर 6000 लाइक्स चाहिए और हाँ, 6000 कमेंट्स भी। तो नीचे कमेंट करके बताओ हमारी फार्म फैमिली में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और गुड न्यूज़ ये है कि नए एपिसोड्स हर थर्सडे आने वाले हैं, सो मिस मत करना। ऑलराइट, अब सुनते हैं एक स्पेशल क्रिसमस ग्रीटिंग खुद क्वीन की तरफ से। मैरी क्रिसमस, वेलकम टू सीजन 2। तो चलिए इसके साथ लेट्स ऑल स्मैश इट व्हाट द एंड लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत होती है एलियन से। वो परेशान दिख रही है, इतनी परेशान कि एक जगह टिक ही नहीं पा रही। वो बेचैनी में इधर उधर टहल रही है, अपने नाखून चबाती हुई, जैसे उसके थॉट्स उसे अंदर से खा रहे हों। जितना वो सोचती है उतना ही लगता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने सियोजन को 67वें फ्लोर पर भेज दिया है और वो जगह एक डेथ जोन है। एलियन अपने क्रिस्टल बॉल में देखती है और उसका पेट मरोड़ खाने लगता है। हजारों और हजारों ब्लैक लोकस्ट्स हर तरफ घूमते हुए, एक चलता फिरता तूफान, एक जिंदा नाइटमेयर। और एलियन के दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार चुपता रहता है, क्या सियोजन वहां मर जाएगा। एलियन अपनी आंखें तक झपकने नहीं देती। वो क्रिस्टल बॉल को घूरती रहती है, जैसे सिर्फ उसकी नजरें ही उसे बचा सकती हों। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। वो अपने ग्रैंडफादर को अनब्लॉक करती है। क्रिस्टल बॉल चमकता है और जैसे ही उसके ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं वो तुरंत रोने लगते हैं। उनकी आवाज कांप रही है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि वो सियोजन के साथ फिर कभी गलत बर्ताव नहीं करेंगे। एलियन बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ती। अभी वो गुस्से में नहीं है, वो डरी हुई है। एलियन कहती है कि वो उन्हें माफ कर देगी, लेकिन उससे गलती से सियोजन 67वें फ्लोर पर चला गया है, जहां हजारों लोकस्ट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जानना चाहती है क्या उसके ग्रैंडफादर सियोजन की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। एलियन इस टावर की मैनेजर है और चाहकर भी वो मदद नहीं कर सकती। वो यहाँ फंसी हुई है, वो सिर्फ देख सकती है। उसके ग्रैंडफादर काइजर चुप हो जाते हैं। एक पल के लिए वो अपनी कांपती हुई ग्रैंड डॉटर को देखते हैं, फिर वो बोलते हैं। उनकी आवाज अब शांत है, डोंट वरी एलियन। काइजर कहता है कि वो इंसान खुद ब्लैक टावर में आया है। टावर ने सियोजन को खुद बुलाया है। सियोजन कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। काइजर एलियन को याद दिलाता है कि सियोजन कितने समय से जिंदा है, उसने कितने मॉन्स्टर्स को दोस्त बनाया है। कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। कोई नॉर्मल ह्यूमन या तो मर जाता या मॉन्स्टर्स को मारकर अपना दुश्मन बना लेता, लेकिन सियोजन अलग है। सियोजन मॉन्स्टर्स से डरता नहीं है, वो उनसे प्यार करता है, वो उन्हें अडोर करता है। और यहाँ के मॉन्स्टर्स जुन को फैमिली की तरह मानते हैं। सियोजन खतरनाक मॉन्स्टर्स को कमांड भी कर सकता है और उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। काइजर खुलकर उसकी तारीफ करता है। सियोजन ऑर्डिनरी ह्यूमंस जैसा नहीं है। फिर काइजर कुछ ऐसा जोड़ता है जिससे एलियन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। एलियन, तुमने ऐसे ह्यूमन को चुना है जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। एलियन सन्न रह जाती है। उसका डर पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन उसका सीना थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सियोजन को। उसके मुंह में एक डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट अजीब से सिगार की तरह दबा हुआ और उसके चेहरे पर एक स्मग है। उसके हाथ में वही डैगर है और उसके साथ खड़े हैं उसके दोस्त थियो, बेबी बेर, ब्लैक वॉरियर रैबिट और रैबिट किंगडम की प्रिंसेस। और फिर हम देखते हैं सियोजन और उसकी टीम ब्लैक लोकस्ट्स को स्लॉटर कर रहे हैं। न कोई स्ट्रगल, न भागना, बिना मेहनत के उन्हें काटते चले जा रहे हैं। थियो जोर से जमीन पर उतरता है। जैसे ही उसके पंजे जमीन छूते हैं वो एक ब्लैक लोकस्ट को साफ काट देता है। फिर वो सियोजन की तरफ देखकर चिल्लाता है, अगर तुम्हारे पास डिटॉक्सिफाइंग अनियन नहीं होता तो हम ट्रबल में पड़ जाते। सियोजन शांत रहता है। वो कहता है कि उसे पता था इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। तभी रेड रिबन प्रिंसेस आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में फोकस चमक रहा है। वो अपना मैजिक स्पेल एक्टिवेट करती है, वाटर जेट। एक ही अटैक, एक ही स्लैश, सैकड़ों ब्लैक लोकस्ट्स एक साथ गिर जाते हैं, जैसे कोई लहर टूट गई हो। सियोजन डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। रेड रिबन प्रिंसेस 50 से ज्यादा लोकस्ट्स को मार रही है और लोकस्ट्स बदल रहे हैं। रेड वाले पर्पल बन जाते हैं और सिस्टम तुरंत सियोजन को नोटिफाई करता है कि उसके कंपेनियन ने पर्पल लोकस्ट्स मारे हैं और सियोजन को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। सियोजन का दिल खुश हो जाता है। वो खुश है, ये फाइट शायद उसे फाइनली लेवल अप करने का मौका दे दे। सियोजन थॉर्स डैगर को मजबूती से पकड़ता है, निशाना लगाता है और स्लैश करता है। 10 रेड लोकस्ट्स एक साथ गिर जाते हैं। बेबी बेयर सियोजन के पीछे दीवार की तरह खड़ा है, उसे गार्ड करता हुआ। लेकिन अचानक एक पर्पल लोकस्ट पीछे से आ जाता है, सीधा सियोजन की गर्दन पर निशाना। एक क्लीन कट, एक साइलेंट किल। थियो की आंखें फैल जाती हैं। वो पैनिक करता है, सियोजन बी केयरफुल। ब्लैक वॉरियर रैबिट भी घबरा जाता है।
लेकिन सियोजुन बस मुस्कुरा देता है, एक स्मग फियरलेस स्माइल, मुंह में अभी भी हरी अनियन सिगार की तरह, जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा हो। इट्स ओके। तभी सियोजुन के शरीर से एक ब्लू ऑरा निकलता है। पर्पल लोकस्ट शॉक में फ्रीज हो जाता है और अगले ही पल सियोजुन एंटर्स सुपर सेयन ब्लू मोड। उसके शरीर से एक नीली आग फूट पड़ती है, न छोटी न जेंटल, वो उसके चारों तरफ फैल जाती है जैसे डिवाइन एक्सप्लोजन, और सैकड़ों पर्पल लोकस्ट राख बन जाते हैं। फ्लेम इतनी स्ट्रांग है कि थियो और रेड रिबन प्रिंसेस दूर से ही उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। थियो इतना शॉक्ड है कि उसका मुंह खुला रह जाता है, लगभग लार टपकने वाली। रेड रिबन प्रिंसेस भी स्टन्ड है, उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो क्या देख रही है। सियोजुन अपने ऑरा के साथ फार्मिंग जारी रखता है, डैगर जैसे जिंदा हो, वापस लौटता है और रास्ते में और लोकस्ट्स काटता चला जाता है। 50-60 पर्पल लोकस्ट्स ऐसे कट जाते हैं जैसे कागज हों। सियोजुन कामली कहता है कि वो व्हाइट फ्लेम गार्डियन से लेकर आया है, वो प्रिपेयर्ड था। आखिरकार डैगर वापस उसके हाथ में आ जाता है। सियोजुन फिर से स्मग करता है, डिटॉक्सिफाइंग अनियन को ठीक करता है और कहता है, अब मैं यहाँ सबसे कमजोर नहीं हूँ। बेबी बेयर एक्साइटमेंट से फट पड़ता है, उसकी आंखें फायरवर्क्स की तरह चमकती हैं। वो गर्व से चिल्लाता है, माई डैड इज ऑसम। और कहीं दूर आइलैंड का क्रिस्टल बॉल चमकता रहता है, उसे सच्चाई दिखाते हुए। सियोजुन डेथ जोन में फंसा नहीं है, लोकस्ट्स उसके साथ फंसे हुए हैं। उस कूल ओरा को देखने के बाद बेबी बेयर पूरे एक्साइटमेंट में चिल्लाता रहता है, सियोजुन को ऑसम बुलाता हुआ। रेड रिबन प्रिंसेस, जो सच में मानती है कि सियोजुन एक ब्लैक ड्रैगन है, ऑ में उसे देखती है और गहरे सम्मान के साथ कहती है, एक महान ब्लैक ड्रैगन से और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहती है, अगर सियोजुन उस वक्त वहां होता जब उसका किंगडम डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो शायद उसका किंगडम कभी गिरता ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। सियोजुन ऊपर देखता है और जो वो देखता है उससे उसका पेट कस जाता है। हजारों और हजारों ब्लैक लोकस्ट्स हवा में घूम रहे हैं जैसे जिंदा धुंध। सियोजुन और उसकी टीम पर्पल लोकस्ट्स मारते जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स कम नहीं हो रहे, अनलिमिटेड लगते हैं। थियो सबसे पहले नोटिस करता है। वो कहता है कि चाहे वो कितने भी पर्पल लोकस्ट्स मार ले, ये खत्म नहीं होंगे। डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट्स लिमिटेड हैं, प्रॉब्लम स्ट्रेंथ नहीं है। वो पर्पल लोकस्ट्स को हरा सकते हैं, लेकिन पॉइजन, अगर अनियन खत्म हो गई तो सब पॉइजन से मर जाएंगे। ब्लैक वॉरियर रैबिट अग्री करता है, बेबी बेयर भी अग्री करता है, सियोजुन भी अग्री करता है। सियोजुन अपने कंपेनियंस को ध्यान से देखता है, उनकी सांसें भारी हो रही हैं, मूवमेंट्स धीमी पड़ रही हैं, वो थक रहे हैं। सियोजुन दांत भींचता है, वो सोचता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर पर्पल लोकस्ट को मिनटोर और आयोना की तरह मार सके। वो सोचता है काश आयोना यहाँ होती। तभी सियोजुन के दिमाग में एक अजीब आइडिया आता है, उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। सियोजुन जल्दी से इन्वेंट्री से एक की निकालता है और उसी की के साथ उसके दिमाग में एक प्लान बन जाता है। सियोजुन कुछ करने वाला ही होता है कि बहुत सारे पर्पल लोकस्ट्स उस पर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। सियोजुन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, वो की इस्तेमाल करता है और ठीक सामने एक डोर खोल देता है, वही डोर जहां उसे गोल्डन बैट मिला था, वही मिस्टीरियस डोर जो सियोजुन को स्काईरिम ने दिया था। सियोजुन उसे एक्टिवेट करता है, डोर खुलता है और जोर से बंद होता है। पर्पल लोकस्ट्स डोर के इम्पैक्ट से कुचल जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। सियोजुन जोर जोर से डोर पर नॉक करता है, वो आयोना का नाम पुकारता है, क्योंकि आयोना पहले इस रूम के अंदर गई थी इसे बेहतर बनाने के लिए। और अगर सियोजुन की थ्योरी सही है तो आयोना अभी भी अंदर होनी चाहिए। और सच में सियोजुन सही था, आयोना वहां है। आयोना डोर से बाहर आती है और तुरंत नाक सिकोड़ती है। हवा में पॉइजन की स्मेल है। वो कहती है, यहाँ इतना पॉइजन क्यों है? सियोजुन उसे तुरंत रोक देता है, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, पहले पर्पल लोकस्ट्स को मार सकती हो? आयोना सियोजुन के आगे देखती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। हजारों और हजारों पर्पल लोकस्ट्स टाइडल वेव की तरह उनकी तरफ आ रहे हैं। वो थियो को भी देखती है और थियो को चोट लगने का ख्याल ही उसे भड़का देता है। उसका एक्सप्रेशन फियर्स हो जाता है, वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, मैं थियो को हर्ट नहीं होने दूंगी, एक स्क्रैच भी नहीं। आयोना अपना हाथ उठाती है और सबसे डेंजरस एरिया ऑफ अटैक स्पेल्स में से एक एक्टिवेट करती है, इलेक्ट्रिक शॉक। एक सिंगल स्ट्राइक एक पर्पल लोकस्ट को लगता है और फिर चेन रिएक्शन फैल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक लोकस्ट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और तेज, जब तक शॉक पूरी स्वॉर्म में बिजली की कर्स की तरह दौड़ नहीं जाता। पर्पल लोकस्ट्स फटने लगते हैं, उनके शरीर फायर क्रैकर्स की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं, पीसेस हर तरफ उड़ते हैं। वाइल्ड, ब्रूटल और समहाउ ये न्यू ईयर या क्रिसमस फायर क्रैकर शो जैसा लगता है, डरावना लेकिन खूबसूरत। सियोजुन अजीब से चेहरे से देखता है, बेबी बेयर मुंह खोले देखता है, थियो ऐसे देखता है जैसे कोई मिरेकल देख रहा हो। रेड रिबन प्रिंसेस भी स्टन्ड है,
और यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर रैबिट भी बुरी तरह ब्लश कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान लोकिस्ट्स पर है ही नहीं। उसका पूरा फोकस रेड रिबन प्रिंसेस के चेहरे और उसके रैबिट केक्स पर है। ब्लैक वॉरियर रैबिट को प्यार हो गया है। डैम, व्हाट अ गाय। स्योजुन को राहत की एक लहर महसूस होती है। वो आयोना को थैंक करने ही वाला था, लेकिन उसी पल सिस्टम नोटिफाई करता है। स्योजुन ने एक ही बार में 1 लाख से ज्यादा पर्पल लोकिस्ट्स मार दिए हैं और उसके कारण स्योजुन को 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। स्योजुन कई लेवल्स अप करता है और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है। अब भी 7 बिलियन पर्पल लोकस्ट्स जिंदा हैं। सियोजन का एक्सप्रेशन वहीं जम जाता है। 7 बिलियन, यहाँ तक कि बेबी बेयर भी प्योर शॉक में अपने छोटे फॉर्म में वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक वॉरियर रैबिट अब भी रेड रिबन प्रिंसेस को घूर रहा है, बिल्कुल बेहया। आयोना कहती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इतनी सारी पर्पल लोकस्ट्स मार दी हैं, अब स्वॉर्म फिर से रेड फॉर्म में लौट आएगा। लेकिन ये कहते कहते आयोना अचानक लड़खड़ा जाती है। पॉइजन अब भी स्ट्रांग है, उसे अजीब लगने लगता है। वो बेहोश होने वाली होती है। गिरने से पहले थियो तुरंत आगे बढ़ता है। वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर थियो धीरे से डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट आयोना के मुंह के पास रखता है और कहता है, इसे खा लो, ये ठीक कर देगा। थियो ये सब बहुत नॉर्मल तरीके से सॉफ्ट और काइंड टोन में कहता है, लेकिन आयोना की नजरों में थियो किसी प्रिंस जैसा लग रहा है। थियो क्यूट लग रहा है। थियो केयरिंग लग रहा है। थियो उसकी तारीफ पे करता है। वो कहता है कि उसका मैजिक ऑसम था। वो कहता है कि उसने एक ही बार में सारी पर्पल लोकस्ट्स मार दी। थियो बस सच बोल रहा है, लेकिन आयोना का चेहरा लाल हो जाता है। वो जोर से ब्लश करती है। वो डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट मुंह में रख लेती है और थियो के चेहरे को घूरती रहती है। उसका पूरा शरीर झनझनाने लगता है। इसी बीच ब्लैक वॉरियर रैबिट कुछ जरूरी कहता है। वो कहता है कि उसे अब किसी भी लोकस्ट की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। थियो सिर हिलाता है। वो कहता है कि वो बहुत रिलीव्ड है। फिर सियोजन सबको देखता है और समझ जाता है कि सब थक चुके हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो इस मडी पानी में तो आराम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन क्योंकि आयोना ने मिस्टीरियस स्टोर को क्योर कर दिया है और कोइंसिडेंटली अब उनके पास एक ऐसा मिस्टीरियस स्टोर है जिसे शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सियोजन सबको अंदर आकर आराम करने के लिए इन्वाइट करता है। धीरे धीरे वो मिस्टीरियस स्टोर खोलते हैं और जैसे ही डोर खुलता है, अंदर से एक अजीब सी गर्माहट बाहर फैल जाती है। जैसे ही सब रूम के अंदर जाते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। थियो और सियोजन शॉक हो जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर जो कुछ भी है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। और दूसरी तरफ छोटी सी प्यारी आयोना आराम से थियो के सिर पर बैठी हुई है, ऐसे आराम कर रही है जैसे वही उसकी जगह हो, जैसे दुनिया अभी के लिए शांत हो गई हो। आखिरकार मिस्टीरियस डोर के अंदर का नज़ारा सामने आता है और वो सच में बदल चुका है। पहले ये अंधेरा और गंदा था, एक डर्टी डंजन जैसा जिसमें सीली पत्थरों और बुरी यादों की बदबू थी। लेकिन अब ये कोजी कम्फी रूम बन चुका है। वहाँ सोफा है, डाइनिंग टेबल है, एक अच्छा सा मैट है और बीच में एक वार्म कैंप फायर धीरे धीरे जल रही है, सब जगह नर्म रोशनी फैलाते हुए। सियोजन ध्यान से चारों तरफ देखता है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं जब उसे एक ज़रूरी बात समझ आती है। ये आइटम इंसेन लेवल का ऑप है। इस डोर के साथ सियोजन टावर के अंदर कहीं भी सेफ जोन बना सकता है। एक सेफ हाउस, एक ऐसी जगह जहां वो और उसके कंपेनियन सांस ले सकें, रिकवर कर सकें और जिंदा रह सकें। और सबसे डरावनी बात यह है कि सियोजन की परमिशन के बिना इस डोर में कोई एंटर नहीं कर सकता। न कोई मॉन्स्टर, न कोई एनिमी, कोई नहीं। सियोजन समझ जाता है कि ये सिर्फ यूजफुल नहीं है, ये डेंजरसली पावरफुल है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो गहरी सोच में डूब जाता है, ये समझते हुए कि ये सब कुछ कितना बदल सकता है। बैकग्राउंड में थियो और आयोना कैजुअली बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ें अब शांत हैं क्योंकि इमीडिएट डेंजर टल चुका है। रेड रिबन प्रिंसेस अपनी नॉर्मल टेबल पर ऐसे बैठी है जैसे ये जगह उसी की हो, थोड़ी हाथ पर टिकाए जैसे रॉयल्टी के लिए ये बस एक और दिन हो। और हमेशा की तरह ब्लैक वॉरियर रैबिट अब भी रेड रिबन प्रिंसेस को ऐसे घूर रहा है जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। वो ब्लश कर रहा है, पूरी तरह अपनी ड्रीम वर्ल्ड में खोया हुआ, शायद उनकी शादी तक इमेजिन कर चुका है और किसी ने उससे पूछा भी नहीं। तभी सियोजन कुछ अजीब नोटिस करता है। बेबी बेयर कुछ खा रहा है। सियोजन मुड़कर उससे पूछता है कि वो क्या खा रहा है और बेबी बेयर तुरंत स्पार्कलिंग आंखों के साथ घूम जाता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे अभी अभी ट्रेजर मिला हो। जो कुछ भी उसके हाथ में है वो उसे सियोजन की तरफ बढ़ाता है, डैडी कहकर बुलाते हुए। बेबी बेयर गर्व से कहता है, ये पर्पल लोकस्ट्स की जोड़ी है और ये डैम डिलिशियस है। लेकिन जैसे ही सियोजन पास से देखता है, बदबू उसे लगती है।
पर्पल लोकस्ट मीट की स्मेल नॉर्मल मीट से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इतनी कि कोई बड़ा आदमी भी अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल कर ले। सियोजन और थियो दोनों अजीब चेहरे बना लेते हैं, जबरदस्ती पोलाइट स्माइल लगते हुए कहते हैं कि दिखने में तो डिलिशियस लग रहा है, लेकिन वो खाना नहीं चाहते। उनकी आवाज सार्कास्टिक है, बहुत सार्कास्टिक, सिर्फ इसलिए ताकि बेबी बेयर को बुरा ना लगे और वो अपना अजीब सा खाना एंजॉय करता रहे। फिर भी सियोजन कुछ अजीब नोटिस करता है। मीट दिखने में गंदा है, लेकिन स्मेल स्वीट है, और टेक्सचर, कलर, वो चिकन जैसा लग रहा है, सच में चिकन जैसा। सियोजन की आंखें फैल जाती हैं, जैसे कोई आइडिया बिजली की तरह उसके दिमाग में गिरा हो। वो धीरे से आयोना की तरफ मुड़ता है और उसका नाम पुकारता है। वो पूछता है कि क्या वो आग का टेम्परेचर बढ़ा सकती है और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती है। आयोना तुरंत अग्री कर लेती है, बिना कोई सवाल किए, और ऑनेस्टली सबको अंदाजा हो जाता है कि सियोजन क्या प्लान कर रहा है। हाँ, सियोजन लोकस्ट को पकाने वाला है, बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह जिसने मान लिया है कि टावर में जिंदगी बस सर्वाइवल है, एक्स्ट्रा सीजनिंग के साथ। सीन थोड़ी देर के लिए बाहर दिखाता है, जहां लोकस्ट के ढेर पड़े हैं और मिस्टीरियस डोर के अंदर से एक अनबिलीवेबल डिलीशियस स्मेल बाहर रिसने लगती है। फिर हम सेफ हाउस के अंदर लौटते हैं और वो रिच स्मेल पूरे रूम में स्पेल की तरह फैल जाती है। ब्लैक वॉरियर रैबिट आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। रेड रिबन प्रिंसेस भी आंखें बंद कर लेती है, बिल्कुल गॉर्मे क्वीन की तरह एंजॉय करते हुए। सियोजुन का मुंह बिना एहसास के ही पानी से भर जाता है। बेबी बियर का मुंह तो झरने की तरह बह रहा है। उसका शरीर एक्साइटमेंट में कांप रहा है। वो उछल कूद कर रहा है, खाने की भीख मांगता हुआ, एक छोटा सा वॉरियर जिसने अभी वॉर खत्म की हो और अब डिनर मांग रहा हो। सियोजुन लोकस को अच्छे से साफ करता है, सारी मिट्टी, सारी गंदगी और जो भी पॉइजन बचा हो सकता है सब हटा देता है। वो मीट को आग पर रखता है और बारबेक्यू की तरह पकाने लगता है, पास में डिटॉक्सिफाइंग प्लांट्स रखते हुए ताकि कोई टॉक्सिन ना बचे। जैसे ही लोकस्ट मीट सिजलिंग करने लगता है, स्मेल और भी स्ट्रांग हो जाती है, वार्म, स्मोकी और अजीब तरह से टेम्पटिंग। और उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। वो अनाउंस करता है कि बेबी बियर पहला व्यक्ति है जिसने पर्पल लोकस्ट को रोस्ट करके एडिबल बनाया, लेकिन ये भी कंफर्म करता है कि सियोजुन ने सक्सेसफुली पॉइजन हटा दिया है और इसे सबके लिए सेफ बना दिया है। तुरंत एक और नोटिफिकेशन आता है, सियोजुन का कुकिंग लेवल बढ़ गया है, कुकिंग लेवल 4। अब उसके फूड इफेक्ट्स एनहांस्ड होंगे। फिर सिस्टम फिर से नोटिफाई करता है, सियोजुन ने एक डिश बनाई है, ग्रिल्ड पर्पल लोकस्ट डिश। इसे खाने के बाद किसी को पॉइजन महसूस नहीं होगा। ये सॉफ्ट है, टेस्टी है और बॉडी के लिए अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी इसे खाएगा उसे डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन रेजिस्टेंस मिलेगी। सियोजुन नोटिफिकेशंस को घूरता है, फिर ग्रिल्ड लोकस्ट मीट को देखता है। उसके चेहरे पर एक धीमी कॉन्फिडेंट स्माइल फैल जाती है, क्योंकि इस टावर में यहां तक कि डेथ जोन भी डिनर टेबल बन सकता है। और आज रात लोकस्ट्स हंटर्स नहीं है, वो मेन्यू है। सियोजुन खुद यकीन नहीं कर पा रहा, उसने सच में ग्रिल्ड पर्पल लोकस्ट डिश बना ली है और उसमें पॉइजन रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी है। लेकिन ऑनेस्टली सियोजुन को अभी पॉइजन रेजिस्टेंस की जरा भी परवाह नहीं है। वो स्टैट्स के बारे में नहीं सोच रहा, वो खाने के बारे में सोच रहा है। सियोजुन शांति से स्क्यूअर से ग्रिल्ड मीट निकालता है। उसकी आंखें हल्की सी चमकती हैं और सबको बताता है कि अब टाइम आ गया है। सब मीट को घूरते हैं जैसे कोई मिरेकल हो या कोई ट्रैप। बेबी बियर लेकिन जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो पहले से ही ऐसे खा रहा है जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। थियो वैसा नहीं है। थियो अब भी वही डिस्गस्टेड फेस बना रहा है, क्योंकि उसे लोकस्ट पसंद नहीं है, वो इंसेक्ट्स हैं। और थियो ने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितने नेस्टी थे। थियो मानता है कि मीट दिखने में अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है, लेकिन वो अपने दिमाग से लोकस्ट्स के रेंगने की इमेज नहीं निकाल पा रहा। थियो कुछ और कह पाता उससे पहले ही बेबी बियर तुरंत मीट छीन लेता है और कहता है कि अगर थियो नहीं खाएगा तो वो खा लेगा। सियोजुन उसे रोकने ही वाला होता है, ये कहने के लिए कि ये बहुत गर्म है, लेकिन देर हो चुकी होती है। बेबी बियर बिना सोचे पकड़ लेता है और उसके पंजे तुरंत जलने लगते हैं। वो पैनिक करता है, मीट को हवा में उछाल देता है और ऑलमोस्ट सेफ हाउस के अंदर एक नया फायरवर्क शो बना देता है। लेकिन क्योंकि बेबी बियर का पंजा मोटा और मजबूत है, वो मीट को फिर से धीरे धीरे पकड़ लेता है, बहुत धीरे, एक बहादुर सोल्जर की तरह जो चिल्लाना नहीं चाहता। फिर वो जोर से फूंक मारता है, अपने गाल फुलाते हुए उसे ठंडा करने के लिए। और जैसे ही वो थोड़ा ठंडा होता है, बेबी बियर एक बड़ा सा बाइट ले लेता है। मीट का अंदरूनी हिस्सा अनबिलीवेबल जूसी दिखता है, टेंडर, स्टीमिंग और ग्लॉसी। बस देखकर ही साफ है, ये मीट इंसेनली सॉफ्ट और डिलिशियस है। बेबी बियर प्योर हैप्पीनेस के साथ चबाता है और जैसे ही टेस्ट उसे लगता है, वो ऑलमोस्ट हेवन पहुंच जाता है। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं, उसका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और वो और तेज खाने लगता है, जैसे यूनिवर्स उसे छीन लेगा। सियोजुन और थियो डिसबिलीफ में उसे देखते हैं। बेबी बियर इतना अच्छे से खा रहा है कि यहां तक कि थियो, लोकस्ट हेटर, भी थोड़ा ड्रूल करने लगता है। अयोना भी घूर रही है,
ब्लैक वॉरियर रैबिट भी भूखा है। सब सच मानने लगते हैं। किसी को भी लोकस्ट मीट खाना नहीं था, लेकिन जिस तरह बेबी बियर इसे दुनिया की सबसे बेस्ट चीज की तरह खा रहा है, उसे देखकर अब कोई खुद को नहीं रोक पा रहा। वो थके हुए हैं, भूखे हैं और उन्हें खाना चाहिए। सियोजुन गर्मजोशी से मुस्कुराता है और कैंप फायर से बाकी स्क्यूअर्स निकालता है। सबको ग्रिल्ड लोकस्ट मीट ऑफर करता है। सब हाथ बढ़ाते हैं और शालीनता से टुकड़ा लेते हैं, अब भी थोड़े सस्पिशियस लेकिन बेहद टेम्प्टेड। सियोजुन एक पल के लिए रुकता है और चुपचाप भगवान से इस मील के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि इस पॉइंट पर टावर में सर्वाइव करना ही किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। आखिरकार सियोजुन खुद भी एक बाइट लेता है। सब एक साथ बाइट लेते हैं और उनकी आंखें फैल जाती हैं। टेस्ट माउथ वाटरिंग है, डिलिशियस है, शॉकिंगली डिलिशियस। चिकन जितना सॉफ्ट, बारबेक्यू जितना जूसी और अनियन लीफ और प्लांट की स्पाइसी किक इसे और भी बेहतर बना देती है। सब आधे सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं। सीरियसली, बेबी बियर तो पहले से ही हेवन में है और अब सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। सेफ हाउस एक फीस्ट में बदल जाता है। गर्माहट, चबाने की आवाजें, सेटिस्फाइड सांसें और लंबे बैटल के बाद की खुशी से भरा हुआ। लेकिन मिस्टीरियस डोल के बाहर वो डिलिशियस स्मेल अब भी बाहर फैल रही है और हम देखते हैं 3 मिस्टीरियस बीइंग्स वहां बैठे हुए, हवा को सूंघते हुए। वो क्रीपी टोन में बोलते हैं, उनकी आंखें भूख से चमक रही हैं। कहते हैं कि ये जो भी है, इसकी स्मेल बहुत डिलिशियस है। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें भी इसे खाना चाहिए। और गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो सपोर्ट के लिए और लाइक गोल पूरा करने में मदद करो। मुझे पता है यू होमीज कैन डू इट। ऑलराइट, अब वापस स्टोरी पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं सियोजुन, बेबी बेयर, ब्लैक वॉरियर रैबिट और रेड रिबन प्रिंसेस सब अपनी पीठ के बल सो रहे हैं, आयोना के साथ शांति से आराम करते हुए। सेफ हाउस गर्म है, शांत है, बिल्कुल काम। टावर के अंदर कंफर्ट का एक छोटा सा आइलैंड। सब बैटल से थके हुए हैं। खाना खाने के बाद उनके शरीर आखिरकार रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन थियो को नींद नहीं आ रही। उसका पेट भरा हुआ है, उसका दिमाग एक्टिव है और वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर वॉक पर जाएगा। थियो बाहर निकलता है और स्ट्रेच करता है, सोचते हुए कि इतना खाना खाने के बाद थोड़ा चलना उसे बेटर फील कराएगा। वो कैजुअली चलता है, उसकी टेल हिलती हुई, पूरी तरह अनअवेयर कि एक शैडो उसका इंतजार कर रही है, डोर के पीछे छुपी हुई। थियो को जरा भी आइडिया नहीं है कि कोई उसके सिर पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप करने वाला है, जैसे वो कोई स्नैक डिलीवरी हो। लेकिन थियो कुछ सेंस कर लेता है। उसके कैट इंस्टिंक्ट्स चीख उठते हैं कि कुछ गलत है। वो तेजी से मुड़ता है, बहुत देर हो चुकी होती है। एक मिस्टीरियस बीइंग अचानक थियो के सिर पर कपड़ा डाल देता है और उसे उसके चेहरे के चारों तरफ कस देता है। थियो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर उसका चेहरा सीधे पानी में धकेल देता है। थियो पैनिक करता है, बेतहाशा छटपटाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती। उसका शरीर स्ट्रगल करता है, लेकिन कपड़ा बहुत टाइट है, इतना टाइट कि हम कपड़े के ऊपर से उसकी आंखों और मुंह की आफ्टर इमेज तक देख सकते हैं। आखिरकार मिस्टीरियस क्रीचर खुद को दिखाता है। वो एक फ्रॉग जैसा है, जिसके सिर पर एक चमकता हुआ जेम लगा है। थियो चिल्लाने की कोशिश करता है, यू बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। जेम वाला फ्रॉग गुस्से में थियो को अब्यूज करने लगता है। वो कहता है कि थियो की वजह से उसके काउंटलेस कॉमरेड्स मर गए। वो थियो और उसके दोस्तों को ब्लेम करता है, कहता है कि वही ये सारे खतरनाक इंसेक्ट स्वैम्प में लेकर आए हैं। फ्रॉग सब कुछ गलत समझ रहा है और सोचता है कि लोकस्ट डिजास्टर की वजह थियो है। थियो डेस्परेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उन्होंने इंसेक्ट्स यहां नहीं लाए, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा। उसका मुंह पूरी तरह ढका हुआ है। थियो रोने लगता है, कांपने लगता है, उन्हें छोड़ देने की भीख मांगता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एक मिड लेवल वॉन्डरिंग मर्चेंट है, लेकिन जेम वाला फ्रॉग मानने से इनकार कर देता है। फ्रॉग उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, पूछता है कि कौन सा वॉन्डरिंग मर्चेंट नाविया स्वैम्प में दिखाई देगा। मर्चेंट्स तो टाउन्स में सामान बेचते हैं, पॉइजनस पानी में भटकते नहीं। तभी 2 और जूल फ्रॉग्स आते हैं, उनके सिर पर भी जेम्स लगे हैं। वो पहले फ्रॉग को रोकते हैं, उसे काम डाउन करने को कहते हैं और बताते हैं कि वो थियो को अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी नज़र थियो की गर्दन पर लगे मर्चेंट बैच पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखते हैं, जेम वाला फ्रॉग आखिरकार कपड़ा ढीला करता है और थियो को छोड़ देता है। थियो जमीन पर गिर जाता है, जोर जोर से सांस लेते हुए, डरा हुआ, उस जगह अनकंट्रोलेबली कांपता हुआ। और गाइज, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सच में ट्रू है। कुछ दिन पहले मेरी कैट थियो गलती से घर से बाहर निकल गई थी और मुझे वो गार्डन में मिली थी। वो डर के मारे एक ही जगह कांप रही थी। मैं इस सीन से पूरी तरह रिलेट कर सकता हूं। ऑलराइट, अब वापस स्टोरी पर चलते हैं। पर्पल जूल फ्रॉग थियो से पूछता है कि एक वॉन्डरिंग मर्चेंट नाविया स्वैम्प में क्या कर रहा है।
ग्रीन जूल फ्रॉग शक से आंखें सिकोड़ता है और कहता है कि शायद मर्चेंट बैज फेक हो। थियो जोर से कहने की कोशिश करता है कि ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर्पल लोकस्ट्स को मारने और जूल फ्रॉग्स को बचाने आए हैं। थियो गर्व से अनाउंस करता है कि वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है। जैसे ही थियो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन बोलता है, तीनों फ्रॉग्स फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। उनके शरीर ऐसे सख्त हो जाते हैं जैसे किसी ने मौत को समन कर लिया हो। थियो कहता है कि मिस्टीरियस डोर के पीछे एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है। अगर फ्रॉग्स को यकीन नहीं है तो वो डोर नॉक करके अंदर जाकर देख सकते हैं। ग्रेट ब्लैक ड्रैगन वहां शांति से सो रहा है, लेकिन रिलीफ मिलने के बजाय फ्रॉग्स और ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर थियो सच में ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है तो उन्होंने अभी उसे किडनैप करने की कोशिश की है। अगर ग्रेट ब्लैक ड्रैगन गुस्सा हो गया तो क्या वो उनकी पूरी स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगा? फ्रॉग्स अंदर ही अंदर पैनिक करने लगते हैं। समझ नहीं आता क्या करें। लाइट ग्रीन फ्रॉग कहता है कि उन्हें हेल्प चाहिए, क्योंकि उन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो तीनों फ्रॉग्स एक फैसला लेते हैं। वो थियो को अपने लॉर्ड जेरियन के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। थियो को पता भी नहीं कि ये लॉर्ड जेरियन कौन है, और प्रोटेस्ट करने से पहले ही उन्हें एक लकड़ी की स्टिक पर उल्टा लटकाकर ऐसे उठाकर ले जाने लगते हैं जैसे पकड़ी हुई मछली हो। थियो जोर जोर से चिल्लाता है। सियो जुन से हेल्प मांगता है, चिल्लाता है कि उसका प्रेशियस पार्टनर किडनैप हो रहा है। हेल्प हेल्प, बट स्योजन डोर के अंदर से कुछ भी नहीं सुनता। असल में स्योजन आराम से सो रहा है, अपने कान खुजाते हुए, जैसे ये धरती की सबसे सेफ जगह हो। उसे जरा भी पता नहीं कि थियो को ट्रैजिक कॉमेडी सीन की तरह घसीटा जा रहा है। सीन फिर थियो पर शिफ्ट होता है। वो अब भी उल्टा बंधा हुआ है, झूलता हुआ। फ्रॉग्स उसे किसी अननोन जगह ले जा रहे हैं। थियो गुस्से में चिल्लाता है कि वो फ्यूचर मर्चेंट किंग है। वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट भी है। उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और उसे अभी नीचे उतारना चाहिए। थियो इतना चिल्लाता है कि फ्रॉग्स इरिटेट हो जाते हैं और आखिरकार उसे नीचे फेंक देते हैं। थियो दर्द से चीखता है, जमीन पर नाटकीय तरीके से लुढ़कता है, फिर तुरंत ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइट ग्रीन फ्रॉग आखिरकार थियो को खोल देता है और माफी मांगता है। फ्रॉग मानता है कि उन्हें थियो के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन का लगभग 70% खो दिया है। लाइट ग्रीन फ्रॉग कहता है कि उसके पेरेंट्स भी लोकस्ट्स की वजह से मारे गए। इसी वजह से उन्हें लगा कि थियो और उसका ग्रुप लोकस्ट्स को यहाँ लाया है। थियो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये सच नहीं है। वो कहता है कि वो यहाँ लोकस्ट्स को मारने और सबको बचाने आया है। फिर थियो ध्यान से तीनों फ्रॉग्स को देखता है और उनके सिर पर लगे ज्वेल्स नोटिस करता है। ये नॉर्मल फ्रॉग्स नहीं हैं, ये ज्वेल फ्रॉग्स हैं। थियो अचानक फिर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो और उसके दोस्त उन्हें बचाने आए हैं और ये लोग गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। थियो कहता है, क्या इन्हें पता भी है कि लोकस्ट से लड़कर इस जगह को फ्री करना कितना मुश्किल था? वो सीना फुलाकर टेल हिलाते हुए एक प्राउड छोटे हीरो की तरह एक्ट करता है। तभी अचानक एक थ्रेटनिंग आवाज गूंजती है, हाउ डेयर यू। थियो का शरीर फ्रीज हो जाता है। वो धीरे से मुड़ता है और हम कुछ टेरिफाइंग देखते हैं। स्वॉर्म से एक बबल उठता है, फिर दूसरा, फिर एक बहुत बड़ा, और अगले ही पल एक मैसिव फिगर स्वॉर्म से बाहर फट पड़ता है। स्वॉर्म से एक गहरी डरावनी आवाज उठती है, अथॉरिटी और रेज से भरी हुई। कौन ज्वेल फ्रॉग्स को थ्रेटन करने की हिम्मत करता है? जैसे ही वो आवाज गूंजती है, थियो के पीछे खड़े तीनों छोटे फ्रॉग्स डर के मारे तुरंत झुक जाते हैं। उनके शरीर कांपने लगते हैं, जैसे उन्होंने किसी गॉड को देख लिया हो। यहां तक कि थियो भी, जो एक सेकंड पहले टफ बनने की कोशिश कर रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके इंस्टिंक्ट्स डेंजर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि पानी से निकलने वाला फिगर बहुत बड़ा है। और आखिरकार वो विशाल फिगर साफ दिखता है। एक फ्रॉग इतना बड़ा और ह्यूमंगस कि वो ऑलमोस्ट मदर बियर जितना है। उसका शरीर सूजा हुआ, मॉन्स्ट्रस और प्योर एंगर से भरा हुआ। गुस्से में वो स्वॉर्म से लिविंग डिजास्टर की तरह बाहर उठता है और पानी इतनी ताकत से चारों तरफ फटता है कि थियो लगभग डूब ही जाता है। स्प्लैश उसे लहर की तरह मारता है, उसे पल भर के लिए नीचे खींच लेता है, और जब वो ऊपर आता है वो हाफ अनकॉन्शियस है, खांसता हुआ, कांपता हुआ, मुश्किल से आंखें खोल पा रहा है। पर्पल फ्रॉग जल्दी से थियो की तरफ इशारा करता है और लॉर्ड जीरियन को बताता है कि ये लोग एक सस्पिशियस कैट को उस जगह से लाए हैं जहां रेड लोकस्ट्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। लॉर्ड जीरियन की आंखें सख्ती से सिकुड़ जाती हैं। उसे भी लगता है कि थियो ही पर्पल लोकस्ट्स को उसके स्वॉर्म में लाया है, और उसका गुस्सा सीधे थियो की तरफ मुड़ जाता है। जीरियन आगे बढ़ता है। उसकी प्रेजेंस डरावनी है, थियो के ऊपर टावर करता हुआ, जैसे उसे कीचड़ में कुचल देगा। थियो धीरे धीरे होश में आता है, अब भी डिजी, भीगा हुआ। जीरियन झुकता है और उसी थ्रेटनिंग टोन में गुर्राता है, क्या तूने ही उन डैम बग्स को यहाँ छोड़ा है? थियो अब तक गुस्से और डर में था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका सिर घूम रहा था,
लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदलता है। वो सोचता है, डैम, बहुत दर्द हो रहा है। वो डरा हुआ है लेकिन अब उसे परवाह नहीं। थियो धीरे से उठता है, वॉरियर की तरह अपने ऊपर से पानी झाड़ता हुआ। वो कहता है कि अगर वो पुराना थियो होता तो डर के मारे कांप जाता, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो गर्व से डिक्लेयर करता है कि वो फ्यूचर मर्चेंट किंग बनेगा और उसे छोटी छोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। थियो अपने पंजे क्रॉस करता है, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट शख्स हो, और ये सब लॉर्ड जीरियन को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें जलने लगती हैं और वो हाथ उठाता है, थियो को कुचलने के लिए तैयार, उसे टाइनी थिंग कहते हुए। उसी समय लाइट ग्रीन फ्रॉग आगे दौड़कर आता है और लॉर्ड जीरियन को रोकता है। फ्रॉग जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि ये गोल्डन कैट ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है। जैसे ही ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का नाम लिया जाता है, लॉर्ड जीरियन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसका एरोगेंस टूट जाता है, शरीर स्टिफ हो जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। तीनों फ्रॉग्स जल्दी जल्दी पूरी कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने थियो को मिस्टीरियस डोर से बाहर आते देखा, कैसे पैनिक में उन्होंने उसे किडनैप कर लिया, और कैसे थियो बार बार कहता रहा कि वो लोकस्ट्स को मारने आया है। वो ये भी बताते हैं कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन उसी डोर के पीछे है। शायद ये कैट सच बोल रहा है, शायद थियो सच में अपने दोस्तों के साथ उन्हें बचाने आया है। थियो अब एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाता है कि वो यही बात इन इडियट्स को कब से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीरियन अब भी कन्विंस्ड नहीं है। वो फिर से हाथ उठाता है और कहता है कि यहाँ तक कि वो खुद लॉर्ड जीरियन भी उन बग्स के पॉइजन से हिट होने के बाद अब तक रिकवर कर रहा है। वो कहता है कि थियो जैसा छोटा क्रीचर उन लोकस्ट्स को संभाल ही नहीं सकता। वो थियो का मजाक उड़ाता है, उसे वीक कहता है और कहता है कि पॉइजन से लड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल है। थियो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। बहस करने के बजाय वो अपने बैग में हाथ डालता है और ग्रिल्ड लोकस्ट मीट से बनी डिश निकालकर आगे बढ़ाता है। वो उसे लॉर्ड जीरियन से कहता है कि अगर वो ये डिश खा ले तो उसे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लोकस्ट मीट की स्मेल तुरंत फैल जाती है, रिच और स्ट्रॉन्ग। लॉर्ड जीरियन की जीभ हथियार की तरह बाहर निकल आती है, लंबी भूखी जीभ। वो थियो के पंजे से मीट छीनता है और एक ही बार में निकल लेता है। लाइट ग्रीन फ्रॉग वॉर्न करने की कोशिश करता है कि उसके लॉर्ड को ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लॉर्ड जीरियन उसे खाता है और अचानक उसका शरीर कांप उठता है। वो अपना पेट पकड़ता है और कीचड़ में गिर जाता है, भारी भारी सांसें लेते हुए। और फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है, उसका पूरा शरीर चमकने लगता है, इतना तेज कि थियो और तीनों फ्रॉग्स बिना पलक झपकाए देखते रह जाते हैं। कुछ पल बाद लॉर्ड जीरियन ट्रांसफॉर्म होकर एक क्यूट चबी कलरफुल फ्रॉग बन जाता है। यही उसका असली फॉर्म था। पॉइजन की वजह से वो पहले वो डिस्गस्टिंग सूजा हुआ मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन अब वो हल्का, हेल्दी और ऑलमोस्ट अडोरेबल लग रहा है। लॉर्ड जीरियन खुशी से भर जाता है। वो कहता है कि मीट इतना डिलिशियस था कि उसका शरीर बेहद हल्का लग रहा है और शायद उसके अंदर का सारा पॉइजन खत्म हो गया है। वो थियो की तरफ देखता है और एक्साइटेड होकर पूछता है, ये डिश आखिर है क्या? मुझे लग रहा है मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन्स पूरी तरह गायब हो गए हैं। थियो एक ईवल स्मर्क के साथ मुस्कुराता है। वो कहता है कि अगर लॉर्ड जीरियन को इस डिश के बारे में और जानना है तो उसे थियो से हाथ मिलाना होगा। थियो का सबऑर्डिनेट उसे सब कुछ बताएगा। और डैम, थियो सच में सियोजुन की सारी ईवल टेक्निक्स सीख रहा है दूसरों को अपना सबऑर्डिनेट बनाने की। प्राउड मोमेंट, डेंजरस मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। सीन फिर एक और बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लिजर्ड मैन पर्पल लोकस्ट को एक एक करके मार रहा है, लेकिन हर बार जब वो एक को मारता है एक थिक पॉइजन मिस्ट फटकर बाहर निकलती है। पॉइजन हर तरफ फैल जाता है और सारे फाइटर्स फिर से पॉइजन होने लगते हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है, चाहे जितना मारो खत्म ही नहीं होता। ये 67th फ्लोर का लैंड एरिया है, वही जगह जहां फर्स्ट एपिसोड में अगली पिगीज आए थे। ग्रीड पिग्स के सबऑर्डिनेट्स ने यहां खाना चुराया, लोकस्ट्स को ब्रीड किया और उन्हें पर्पल लोकस्ट्स में बदल दिया। अब ये फाइटर्स बेहद खराब हालत में हैं, थके हुए, डेस्परेट, क्योंकि स्वॉर्म एंडलेस लग रहा है। जैसे ही लिजर्ड किंग को लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, अचानक पीछे से एक बहुत लंबी जीभ निकलती है। सैकड़ों लोकस्ट्स हवा में ही फंस जाते हैं और एक ही गल्प में खा लिए जाते हैं। पीछे से एक काम आवाज आती है कि ये बहुत टेस्टी था, और तब सबको एहसास होता है ये क्रीचर कोई और नहीं, लॉर्ड जीरियन है। लॉर्ड जीरियन को लोकस्ट खाते देख सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन जीरियन रुकता नहीं है। वो अपनी जीप को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता है, और तेज और हजारों लोकस्ट्स को एक ही बाइट में निगल जाता है। वो उन्हें स्नैक्स की तरह खा रहा है, जैसे बुफे में खड़ा हो। लिजर्ड किंग स्टन रह जाता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोकस्ट सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। क्या लॉर्ड जीरियन को पॉइजन महसूस ही नहीं हो रहा, या वो सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है? लॉर्ड जीरियन अपना हाथ सीने पर रखता है और गर्व से डिक्लेयर करता
करता है कि उसका शरीर एक महान अस्तित्व की वजह से पॉइजन रेजिस्टेंट बन चुका है। वो कहता है कि अब वो खुद लोकस्ट प्रॉब्लम को खत्म करेगा। फिर हम देखते हैं थियो को लॉर्ड जीरियन के सिर पर गर्व से बैठा हुआ, बिल्कुल किसी किंग की तरह। लॉर्ड जीरियन जोर से थियो को इंट्रोड्यूस करता है और अनाउंस करता है कि थियो उसका नया मास्टर है। थियो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है प्रूफ के तौर पर, डिक्लेयर करता है कि उसका नाम थियो है, एक गोल्डन कैट, और